हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतीश। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे तो मैं आपको इस वीडियो में, ठीक है, एक लास्ट मैं कह सकता हूँ कि आपको फार्मूले का एक रिवीजन सेशन होगा ये, ठीक है, जो कंप्लीट आपको, ठीक है, मिलेगा। ठीक, मैं सोच रहा हूँ कि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में रखूँ कि आपका हर एक चैप्टर का एक एक जो है शॉर्ट वीडियोस टाइप रहे। ठीक है, तो देखो, आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग रियल नंबर से। ठीक, ये पोर्शन आपका कैंसिल है तो इसको हम लोग नहीं कवर करेंगे। हम लोग यहाँ से देखें तो रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है, वो दिया गया तो वहाँ से हम लोग देखें। तो पहला जो फार्मूला होगा एचसीएफ ऑफ दो नंबर ए और बी इंटू एलसीएम ऑफ दो नंबर्स ए और बी जो है वो बराबर होगा ए इंटू बी के, जहाँ पे एचसीएफ इज़ द ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब एक दो क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे 306 और जो 657 के जो एचसीएफ दिया गया 9, और हमको दो नंबर बता दिए गए 306 और 657, तो हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी दिया गया है, ये रहा। इसके बाद आगे आते हैं तो एक जो थियरम है इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है चैप्टर में, वो है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज़ द पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये थियरम भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप एकदम से अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो ये देखें कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। करेक्ट, एक ये क्वेश्चन। एक और आता है कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल, या फिर इसी को माइनस कर दें 3 - 2 √5 इज इरेशनल। ठीक है, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में भी आपको इरेशनल प्रूफ करने के लिए दिया जा सकता है, तो इसको जो है नोटिस करेंगे और इसको कंफर्म आप प्रिपेयर कर लो। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स जो की पॉइंट्स है उसके बात करें तो देखो, पहला दिया गया है द सम ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज ए रेशनल नंबर। नेक्स्ट, द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। द सम ऑफ इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर वो होगा, वो भी इरेशनल होगा। प्रोडक्ट जो होगा रेशनल और इरेशनल का, वो रेशनल होगा। जो प्रोडक्ट हमारा सॉरी रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट जो होगा वो रेशनल होगा, रेशनल और इरेशनल जो होगा वो इरेशनल होगा। और अगर प्रोडक्ट हमारा इरेशनल और इरेशनल नंबर्स का हो तो वो हमारा इरेशनल ही मिलेगा। तो ये चीज़ें यहाँ तक कवर करेंगे, तो यहाँ तक देख लेंगे। अब हम आगे बात करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर का। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो बच्चों, अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे अगले चैप्टर की, जो कि आपका पॉलिनोमियल्स है। अब देखें इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कि पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से लिखा जाता है, तो ये आपको देखो दिया गया है कि an x⁴n प्लस an-1 x⁴n-1 डॉट 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 a0। करेक्ट, यहाँ पे an आपका 0 नहीं होगा, तभी ये हमारा पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री होगा इन x। अच्छा, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपके दो है, ऑन डिग्री बेसिस 3। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे 3 डिग्री दिया गया है। जैसे आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो, ठीक, जिसका एक्सटेंडेड फॉर्म होगा ax + b होगा, जहाँ पे a कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक में ax² + bx + c, यानी जहाँ पे डिग्री आपकी 2 होगी, ठीक, इसमें भी a 0 नहीं होगा। और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें कि डिग्री 3 हो और वो हमारा ax³ + bx² + cx + d टाइप का होगा, जिसमें कि a b c जो भी डी हैं, जो नंबर्स हैं, वो हमारे रियल नंबर होंगे और a 0 के बराबर नहीं होगा। करेक्ट। अच्छा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, एक हमसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है कि वो वेरिएबल, ठीक है, कि सबसे हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट पावर होगी वो हमारी डिग्री ऑफ दी पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, चलो उसके बाद लीनियर ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यानी कि वो आपसे डायग्राम, वो ग्राफ प्लॉटिंग के लिए बात करते हैं, तो आप उसमें ग्राफ प्लॉटिंग आप जो है बुक से सीख सकते हो। ठीक है, अब आगे हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो उसमें देखो आप एक कंडीशन है जिसको आपको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन का जो लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए दो को ग्राफ मिलता है, एक अपवर्ड जो है डायग्राम और एक डाउनवर्ड डायग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। ठीक, अपवर्ड कब होगा, जब a इज़ ग्रेटर देन 0 होगा, और डाउनवर्ड कब होगा, जब a इज़ लेस देन 0 होगा। और ये मस्ट है आपको ध्यान देना। ठीक है,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 2 zeros एंड द शेप इज पैराबोला, और इसका जो शेप होता है वो पैराबोला होता है। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, आप यहाँ पे दिया गया जैसे अब हमसे कोई कहे कि पहले वाले का क्या मतलब ये पॉलिनोमियल है तो इसका जीरोस क्या होगा, ठीक है। तो ये पहले सच कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल होगा तो वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो पहला नहीं है। सेकंड वाला है तो आपका यहाँ पे जो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारा क्या नाम है, जीरोज होगा, उसके एक जीरो है। इसमें देखेंगे थर्ड वाले में तो 1 2 3 3 जीरोज है। इस तरीके से आप देख सकते हो। अगला बात करेंगे हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हमको पेपर में मिलते हैं कि उनके जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो देखो आप जो भी पॉलिनोमियल होगा उसके जो जीरोज होंगे अगर उनका हम सम निकालते हैं तो हमारा -b/a मिलता है, मीन्स माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, करेक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखेंगे तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए, जो कि कांस्टेंट ऑफ टर्म c होता है, और a जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो, अब इसको बेसिस इक्वेशन भी दिया गया है यहाँ पे, तो उसको आप जो है तैयार कर लेना। और कुछ यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज दी हैं, ठीक है, और ये सबसे मस्ट है आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपसे जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें पूछा जाता है, ठीक। तो अभी देखो, पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। फिर उसके बाद अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू एक फार्मूला और है अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, और अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 जो है वो आपका है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 जो है फार्मूला देगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, करेक्ट। देखो आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, ठीक है, 1 और 2, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो अगले जो है वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का हम लोग टोटल कंप्लीट फार्मूले का देखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। सो हेलो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे हम लोग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के, ठीक है, फार्मूले को। तो देखो आप यहाँ पे दिया जा रहा है कि हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा वो ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 टाइप का होगा, जहाँ पे a b c हमारे रियल नंबर्स होंगे और a और b दोनों ही यहाँ पे 0 नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई इक्वेशन देकर और उसमें आपसे a b c पूछा जाता है, सबसे पहले स्टैंडर्ड में चेंज कर लो, उसके बाद उसको सॉल्व कर दो, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम कहें सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या होगा, तो जो भी एक्स वाई की वैल्यूज़, ठीक है, इसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेंगे, मीन्स एक्स इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा, वो इसकी वैल्यूज़ होंगी। आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो कि इक्वेशन दिया, इन्होंने कहा कि क्या ये सॉल्यूशन है, तो इन्होंने लास्ट में सॉल्व करके दिखाया भी, करेक्ट। चलो, अब अगर हम बात करें कि अगर एक पेयर में जैसे 2 अगर लीनियर इक्वेशंस दी हों तो उनकी क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो देखो, आप 2 लीनियर इक्वेशन होंगी ना, तो उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि दोनों लाइन जो है दूसरे को इंटरसेक्ट करें किसी एक पॉइंट पे, किसी जो है किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करें, या फिर जो है दोनों लाइंस एक दूसरे के कोइंसिडेंट हो, ठीक है। अच्छा, जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी वो लाइन पैरेलल होंगी, करेक्ट। तो अब अगर हम बात करें कि इन दोनों लाइंस में कौन सी लाइन इनकन्सिस्टेंट होंगी और कौन सी लाइन कंसिस्टेंट होंगी, तो कंसिस्टेंट वो लाइन होंगी जो एटलीस्ट एक सोल्यूशन जो है हमें प्रोवाइड करेंगे, मीन्स इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसिडेंट लाइन जो होंगी वो कंसिस्टेंट लाइन होती हैं, और जो इनकंसिस्टेंट लाइन वो होती हैं जो कि कोई सोल्यूशन नहीं दें, मीन्स ऐसी लाइन जो कि एक दूसरे के पैरेलल हों, करेक्ट। तो देखो, आप कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि अगर आपको 2 लाइन दी हों, पूछ लें कि चेक करो कि ये आपकी जो है पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट लाइन है या फिर इंटरसेक्टिंग है, तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज इंटरसेक्टिंग लाइन, और अगर तीनों जो है कोफिशिएंट्स का रेशियो अगर इक्वल है तो लाइन कोइंसिडेंट होंगी, और अगर फर्स्ट 2 का कोफिशिएंट जो है उनका जो रेशियो है वो इक्वल है बट जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल नहीं है, तो वो नो सोल्यूशन मीन्स पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर कोई लाइन इंटरसेक्टिंग है तो वो यूनिक सोल्यूशन देगा, अगर कोई लाइन हमारा कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा, और अगर कोई लाइन पैरेलल है तो वो नो सोल्यूशन देगा,
करेक्ट। इसके बाद आपके पास 2 मेथड आते हैं इसमें सब सॉल्व करने के। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि अगर हम y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं किसी एक फार्मूले को, और हम उसको दूसरे में किसी एक लाइन को उसको दूसरे वाले फार्मूले में वो लाइन में पुट करके इक्वेशन में, ठीक है, सॉल्व करके एक वेरिएबल निकाल के उसको सेकंड में पुट करके हम दोनों वेरिएबल अगर निकाल पाते हैं तो ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसके बाद एलिमिनेशन मेथड, दोनों में किसी एक जो है अगर हम किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दें, ठीक है, उसको सॉल्व कर दें तो एक वेरिएबल निकल आएगा, उसका सेकंड वेरिएबल निकाल लेंगे तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड हो जाएगा। तो ये पूरे तरीके हो गए हमारे क्या नाम है, इक्वेशन सॉल्विंग के। तो यहाँ तक करेक्ट है। तो बस इस वीडियो में इस तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूलों का या फिर जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो लास्ट टाइम का रिवीजन होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो कि ax² + bx + c फॉर्म का हो, जहाँ पे a कभी 0 नहीं होगा और a b c जो हमारे रियल नंबर्स होंगे, करेक्ट। अब यहाँ पे हम अगर बात करें तो x² और x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो a और b हैं और c हमारा एक कांस्टेंट टर्म है। तो ये भी छोटी छोटी जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अगर हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ऐसी x की वैल्यू जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दे, मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे, वो हमारा उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के तरीके होंगे। सॉल्व करने के 2 तरीके, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड जो कि आप बहुत पहले सीखते आ रहे हो। अब एक आपको नई चीज़ बताई जाएगी जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है, जिसको श्रीधराचार्य नाम से आप जानते हो, करेक्ट। चलो, तो ये दोनों मेथड आप सीख चुके हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूले का अगर आप कहो तो हम एक वो फार्मूला बोल दें कि x = होता है -b ± √b² - 4ac/2a, ये लिखा होता है। अगर इसमें नहीं होगा तो आपको मैंने बता दिया, करेक्ट। इसके बाद अच्छा, अगर हमसे कहा जाए कि सिर्फ क्वाड्रेटिक वो पॉलिनोमियल देखकर अगर आपको नेचर ऑफ द रूट बताना हो कि रूट्स उसके रियल होंगे नॉन रियल होंगे, तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहला काम आप डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करोगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे? तो b² - 4ac से। अच्छा, अगर इसकी बड़ी वैल्यू आ रही है 0 से, ठीक है, डी की वैल्यू बड़ी आ रही है अगर 0 से, तो उसके दोनों रूट्स जो होंगे रियल होंगे और अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक। अच्छा, अगर इसकी डी की जो वैल्यू जो है 0 के बराबर आ रही है तो जो इनके दोनों रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, और अगर जी की वैल्यू जो है 0 से छोटी आ रही है तो रियल जो रूट्स नहीं होंगे, करेक्ट। देखो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया सॉल्व करने के लिए, तो बी, ए और सी यानी अगर इन तीनों की वैल्यूज आपको मिल जाए स्टैंडर्ड फार्मूले से, तो आप इसको जो है पूरी तरीके से आप सॉल्व कर लोगे, करेक्ट। तो बस हमें लग रहा है इस चैप्टर में यही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के फार्मूले को। हेलो दोस्तों इस चैप्टर में हम बात करेंगे अरिथमेटिक के फार्मूले को लेकर, ठीक है, क्योंकि अब हमारा एक लास्ट यही अटेम्प्ट होगा, एक लास्ट रिवीजन होगा, ठीक है, हर एक चैप्टर के फार्मूले को लेकर, ठीक। तो देख लो, आप अरिथमेटिक में बात करी जाती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कि एक ऐसा मतलब हमारा जो नंबर्स का पैटर्न होता है कि या तो वो डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें गिवन होता है, ठीक है, और हमें हर एक नंबर्स को इसमें हम टर्म की तरह डिनोट करते हैं, करेक्ट। चलो, अब ये जो नंबर हमारा एक दूसरे एक जो सक्सीडिंग जो टर्म होगा वो प्रीसीडिंग टर्म से एक कांस्टेंट नंबर अधिक होगा या कम होगा, ठीक। ये 0 भी हो सकता है, इट कैन बी 0, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक। जनरल फॉर्म क्या होता है? a + d, a + 2d, a + 3d, ठीक है। अच्छा, ये इनफाइनाइट भी फाइनाइट भी दोनों तरीके से हो सकते हैं। अगर इसमें हम कहा जाए जनरल हमको फार्मूला चाहिए कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर टर्म सॉल्व करना है तो हम an निकालेंगे, जो कि an बराबर होता है a + n - 1 * d फॉर्म का, ठीक है। अगर इसमें हम सम ऑफ n टर्म्स की बात करें तो Sn जो होगा वो n/2 2a + n - 1 * d होगा। या फिर हम ये कहें कि अगर हमको लास्ट टर्म गिवन हो और फर्स्ट टर्म गिवन हो और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो तो Sn = होता है n/2 a + l होता है, करेक्ट। इसके बाद या फिर इसको a + an भी बोल सकते हैं। देखो अब यहाँ पे लिख के इन्होंने दिखा भी दिया है, ठीक है। तो इस चैप्टर में और कोई फार्मूला नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक। जैसे 1 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो 0 से लेकर 9 तक होगा। 2 डिजिट के नंबर की बात करेंगे तो 10 से लेकर 99 तक होगा। तो इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होते हैं, तो आप वो चीज़ें ध्यान दोगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रायंगल्स के 1 शॉर्ट फार्मूले का, ठीक है। ये किस तरीके से अगर हमें कोई क्वेश्चन जो है, अब लास्ट टाइम रिवीजन क्या होगा तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा सारे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है।
तो अगर आप देखो सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करी जाती है यहाँ पे हमको, क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, कंप्लीट नॉलेज लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल की जो है कंप्लीट नॉलेज हमको दिया जाता है। अच्छा, अगर आप बात करें कि क्या कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होंगे, तो बिल्कुल होंगे, लेकिन क्या अगर हम कहें कि जो हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, करेक्ट। जैसे अगर हम बात करें एक बड़े से सर्कल की बात करें और एक हमारा छोटा कॉइन होता है, तो वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। लेकिन हाँ, अगर हम ये कहें कि दो हमारे कॉइन हैं 1 रुपीज़ के, तो वो दोनों कॉइन हमारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये हमने बताया आपको। और यहाँ पे अगर हम देखें सिमिलर ट्रायंगल की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर सेड टू बी सिमिलर इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। दो ट्रायंगल्स के, ठीक है, अगर कहा जाए कि वो सिमिलर हैं, मीन्स उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। हर एक जो है करस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल होगा और उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है, वो हमारी प्रोपोर्शनल्स में होंगी। आगे हम लोग देख सकते हैं, जैसे देखो आप यहाँ पे दिया भी गया है, ठीक है। जैसे एंगल के बेसिस पर यहाँ पे जो क्राइटेरिया है सिमिलरिटी की, तो वहाँ पे उन्होंने समझाया है कि अगर हम ABC ट्रायंगल लें और DEF ट्रायंगल लें, तो A जो है एंगल D के और B जो है E के और C जो है F के इक्वल होगा, करेक्ट। एक और सिमिलरिटी होती है SAS सिमिलरिटी, मीन्स दो साइड्स अगर इक्वल हैं, ठीक है, उनका प्रोपोर्शनल्स में है और एक एंगल हमारा इक्वल है, तो भी हम कहेंगे कि हमारा जो ट्रायंगल है वो सिमिलर दिया हुआ है। या फिर एक थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है वो SSS प्रॉपर्टी होती है, मीन्स ऑल द साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, सॉरी, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। किसी ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शनल है तो वो हमारा सिमिलर ट्रायंगल होगा, करेक्ट। एक हमारी BPT थ्योरम पूछी जाती है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, जो कि BPT थ्योरम आप पूरा प्रिपेयर कर लो। अब इसमें कोई चीज़ें बताने वाली नहीं है क्योंकि बहुत लेंदी है, तो अब इसको अच्छे से पढ़ लो, करेक्ट। इसका कन्वर्स पार्ट भी पूछा जाता है, तो ये चीज़ें पढ़ लेंगे। बस इस चैप्टर में इतना ही था, क्योंकि और सारी चीज़ें डिलीटेड हैं। अगर आपने सिलेबस देखा है तो बिल्कुल आपको पता होगा। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे वन शॉट जो रिवीजन हमारा इस सेशन है, ठीक है, मैथ्स के फार्मूलों का, ठीक, जो कि कल लास्ट आपका एग्ज़ाम है, आपको पता है क्लास CBSE क्लास 10th मैथ्स का एग्ज़ाम है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो मैं इसी के लिए इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ और इस चैनल पे बहुत सारे आपको हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगे, जैसे केस स्टडी क्वेश्चन होगा। अगर आपने अभी भी कुछ क्वेश्चन चाह रहे हो कि आप किसी टॉपिक से केस स्टडी क्वेश्चन करना, तो इस चैनल पर प्रॉपर आपको क्वेश्चन वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम जो है कुछ वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, अब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो मिलेंगी, तो इसमें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जैसे देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि हम जैसे किसी पॉइंट को पोजीशनिंग की बात करी जाती है, ठीक है। जैसे हमने P पॉइंट किसी प्लेन में ड्रॉ कर दिया, तो वो P पॉइंट कहाँ पे है, तो हम क्या करते हैं उसको एक्सिस के थ्रू हमें एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे पेयर में लिखा जाता है, पहले एक्स लिखा जाता है फिर वाई लिखा जाता है। एक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई क्या होती है, वर्टिकल लाइन, ठीक। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट, करेक्ट। चलो, अच्छा, अब अगर आप बात करो कि क्या कोई अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर दी हुई है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x,0, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर दी हुई है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,y होगा, ठीक है। तो ये हम लोग बात करें 2D प्लेन की। अच्छा, अब आपको पता है कि हमारा जो प्लेन होता है वो कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है और वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होता है, क्योंकि दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो उसको 4 क्वाड्रेंट में कन्वर्ट कर देगा। देखो अब लिखने का तरीका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। देखो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स भी और वाई भी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स पॉजिटिव होता है और जो है वाई नेगेटिव होता है। देख सकते हो आप यहाँ पे डायग्राम में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब एक बात करेंगे हम लोग कि अगर हमको 2 पॉइंट गिवन हो, उनके बीच की डिस्टेंस पूछी जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो अब डिस्टेंस फार्मूला आपको दिया गया है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और टोटल का रूट ले लेंगे, या फिर इसके फार्मूले में थोड़ा चेंज भी कर सकते हो आप, जैसे x1 - x2 का होल स्क्वायर लिख लो, आप y1 - y2 का होल स्क्वायर लिख लो, तब भी सही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देंगे। अच्छा, अगर आपको बात करिए ओरिजिन से पॉइंट की डिस्टेंस निकालने के लिए, तो आप कुछ नहीं करना। देखो अब यहाँ पे दिया भी गया, 2 पॉइंट दिए गए हैं, ए और ओ,
और ए ओ के बीच की डिस्टेंस पूछी जा रही है तो अब कुछ मत करो, ए के जो कोऑर्डिनेट्स है उनका स्क्वायर करो, सम करो और उनका रूट ले लो। देखो अब लिखा भी क्या, √x² + y², करेक्ट। अब आगे बात करेंगे हम लोग मिड पॉइंट फार्मूले का। तो देखो मिड फार्मूले या फिर जो सेक्शन फार्मूला, इसको समझने के लिए क्या है कि हमको 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, ठीक है, और हमसे कहा जाता है कि कोई तीसरा पॉइंट जो कि इनके मिड में लाई करेगा, बीच में लाई करेगा, वो क्या करता है, अगर उसको इक्वली डिवाइड करता है, जो डिस्टेंस है उसको इक्वली डिवाइड करता है तो उसको मिड पॉइंट फार्मूला बोलते हैं। अब जो बीच वाला पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों के, जैसे x निकालना है तो x1 + x2/2 कर देते हैं, y निकालना है तो y1 + y2/2 कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हमको सेक्शन फार्मूला यूज़ करना होगा तो हम क्या करेंगे कि ए और बी दिया है, पी जो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है उसको जो है एम और एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमारा जो अगर हमको एक्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, mx2 + nx1 + mx2 + nx1 अपॉन m + n, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर y फाइंड करना होगा तो my2 + ny1 अपॉन m + n, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपके सेक्शन फार्मूले हो गए। अब आगे बात करेंगे एक सेंट्रॉइड के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। देखो अब सेंट्रॉइड क्या है कि सेंट्रॉइड है कि अगर किसी वर्टेक्स से, ठीक है, उसके अपोजिट साइड पर अगर आप मीडियन जो ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो जो ऑल द वर्टिसेस से जो मीडियन ड्रॉ होते हैं उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। जैसे देखो आप ए पी ड्रॉ किया इन्होंने, सी मान लो आप डी ड्रॉ किया है, यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ किया है सी से लेके, ठीक है, तो इनका जो ओ का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x1 + x2 + x3/3। अगर y का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो y1 + y2 + y3/3। तो ये मेरा जो दोनों कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यू आएगी वो होगा हमारा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, करेक्ट। तो बस मुझे लगता है कि यहीं तक इस जो है चैप्टर में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि नंबर गेनिंग है, कोई टफ नहीं है, आपको बहुत आराम से सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपने, मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक एक चीज़ छोड़ रखी है जो कि अगर आपके पास RS अग्रवाल की बुक है तो आप वहाँ से इस जो है चैप्टर में आपको कुछ कंडीशंस दी होंगी, कुछ नोट्स दिए होंगे, आप उसको वहाँ से रेडी कर लो, ठीक है। जैसे आपको बताया जाता है कि रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है कि अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होनी चाहिए और हर एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस तरीके से आपको कुछ वहाँ भी नोट्स दिए हैं वो आप प्रिपेयर कर लो। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, अब आप देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि आपको यहाँ पे ट्रायंगल्स के जो साइड्स हैं ना उनका एक रिलेशन दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस जो कि साइड्स हैं उनका एक रिलेशन हम लोग लिखते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो साइन को देखोगे तो P/H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस जो है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, सेक जो है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, कोसेक जो है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है, कॉट जो है बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, टेन जो है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा याद करने के बहुत से तरीके आपको बताए गए होंगे, ठीक है, तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा, ठीक है। आप एक फार्मूला देख लो, आप यहाँ पे कुछ रिलेशन लिखे हुए हैं जो कि साइन कोसेक का उल्टा अपोजिट होता है, कॉस सेक का होता है, टेन कॉट का होता है, ठीक है। टेन को हम लोग दो अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे टेन को एक हम लोग 1/cot लिखा है, एक साइन अपॉन कॉस लिखा है, ठीक है। कॉट को भी उसी तरीके से कॉस अपॉन साइन या फिर 1/10। कुछ आइडेंटिटीज़ दी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर सकते हो जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, ठीक है, इस लिस्ट में। अच्छा, अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके कुछ स्पेसिफिक एंगल पर वैल्यू होती है, जैसे साइन की देखोगे तो आप 0 से लेकर 1 तक होती है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, कॉस की 1 से लेकर 0 तक होती है, टेन की 0 से लेकर इनफाइनाइट, और कोसेक जो है हमारा इनफाइनाइट से लेकर 1 तक होता है, करेक्ट। अच्छा, सेक की बात करें तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है, कॉट जो हम बात करें तो इनफाइनाइट से लेकर 0 तक होता है। तो ये कंप्लीट वैल्यूज़ दी हैं। अच्छा, इसी में अगर आप चलो आप इसे यहीं तक बात करते हैं, फिर इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, तो अगर कोई ऑब्जर्वर, ठीक है, ग्राउंड पर है, अगर वो
अपसाइड कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, जो कि एंगल यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ए भी जो है हमारी कोई हाइट होगी और हम सी पॉइंट से देख रहे होंगे ए पॉइंट को, तो जो एंगल बन रहा है ना ए सी बी, वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। करेक्ट। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? अगर कोई पर्सन अपसाइड बैठा हुआ है और वो सी पॉइंट को देख रहा हो तो वो जो एंगल बनाएगा वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट देखो आप लिखे गए हैं क्या, कि इफ द ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस एंड इफ द ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट द एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीजेस। बहुत अच्छी बात कही गई है कि जैसे जैसे आप जो है ऑब्जर्वर जहाँ पे है वहाँ से अगर आप जो है आगे बढ़ोगे तो वो जो एंगल होगा वो इंक्रीज़ करेगा, अगर उससे दूर जाओगे तो एंगल क्या होगा आपका डिक्रीज़ करेगा। ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकली अगर हम बात करें एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। अगर हमारा सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है। इसका बहुत सारा यूज़ आप लोग सीखते हो क्वेश्चन के थ्रू, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एक MCQ और एक आपका या तो केस स्टडी तो आना ही आना है किसी न किसी एक टॉपिक से, तो वो तो छोड़ दो आप, एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी इस चैप्टर से मिलेगा, तो बिल्कुल ध्यान देंगे इस चीज़ों को। हेलो दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फार्मूला सेशन जो है हम लोग चला रहे हैं, इसको काफ़ी हेल्पफुल बनाएगा आपको। ठीक है, तो देखो आप प्रोबेबिलिटी की बात करी जा रही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि अकरेंस ऑफ एन इवेंट। करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम होती है। ठीक है, पहली चीज़ ये। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी होती है तो 1 होगी और मिनिमम कितनी होगी तो 0 होगी। ठीक, इसके बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, पी ऑफ ई अगर 0 है यानी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 0 है तो उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी इवेंट की किसी श्योर इवेंट है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ठीक। अच्छा, अगर आप बात करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई है तो नॉन नॉन जैसे प्रोबेबिलिटी जो अकरेंस की अगर इवेंट की ई है तो नॉन अकरेंस की क्या होगी, पी ऑफ नॉट ई मीन्स। तो अगर हम यहाँ से एक रिजल्ट लिख सकते हैं कि अगर हमको पी ऑफ नॉट ई फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस पी ऑफ ई मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट, हम ई को माइनस कर दें। तो हम यहाँ से फार्मूला देख सकते हैं कि किसी भी इवेंट की जो भी टोटल ऑल प्रोबेबिलिटीज़ होंगी उनकी जो सम होगा वो कितना होगा, 1 होगा। करेक्ट। कभी भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होती है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं कि चेक करो कि विच वन इज़ द पॉसिबल ऑफ द प्रोबेबिलिटी या फिर विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो नेगेटिव या फिर जो मोर देन 1 होगा वो सब गलत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सैम्पल स्पेस की। सैम्पल स्पेस देखो जनरल सी बात है, आपको अभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये जो टर्म है सैम्पल स्पेस का वो 11th से समझाया जाता है आपको। तो 10th में सब आप इतना समझो कि जो सैम्पल स्पेस है मीन्स टोटल कलेक्शन है किसी भी इवेंट की। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कॉइन टॉस की तो अगर 1 कॉइन होगा तो हेड और टेल होगा, अगर 2 कॉइन होगा तो हेड हेड टेल टेल और हेड टेल और टेल हेड होगा। ठीक, इस तरीके से 3 कॉइन के लिए दिया जा रहा है आपको, एक इस तरीके से 4 कॉइन के लिए दिया जा रहा है। तो एक जनरल फार्मूला अगर आपको पता चल जाए कि कॉइन की टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स कितनी होंगी तो बड़ा आसान होगा आपके लिए। तो देखो आप, अगर आपके पास 2 कॉइन है तो आप 2 की पावर 2 लगा दो, अगर आपके पास कॉइन 3 है तो 2 की पावर आप 3 लगा दो। ठीक, तो इस तरीके से आपको टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स मिल जाएंगे। चलो देखो, अब यहाँ पे इन्होंने लगा कर दिखाया भी है कि 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा एक कॉइन के लिए, 2 कॉइन के लिए 2 की पावर 2 करेंगे या 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा। तो सारे इवेंट्स निकाल के दिखाए गए हैं। अच्छा, अगर अपने डाइस की बात करें तो डाइस पे देखो आपको नंबर पता होता है 1 से लेकर 6 तक, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट या सैम्पल स्पेस कह रहे हैं तो वो होगा हमारा 6। ठीक है। अच्छा, अगर हम दो डाइस की बात करें तो 2 डाइस की बात करेंगे तो हम 6 इंटू 6 यानी टोटल 36 पेयर हमारे बनेंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक, इनसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देंगे। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि एक डबलेट की बात करें जिस पे दोनों नंबर सेम हो, तो देख रहे हो आप डायगोनल एलिमेंट्स जिसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये सारे एलिमेंट सेम है, तो ये आपका डबलेट ऑफ जो है नंबर्स है। करेक्ट। 3 कॉइन होंगे, 3 डाइस होंगे, तो इनका टोटल जो सैम्पल स्पेस होगा वो कितना होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 एंड 2 16 होगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो आप प्रोबेबिलिटी में आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। तो प्लेइंग कार्ड्स में आपको पता है टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 होते हैं, जिसमें 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। अब जो रेड होते हैं उसमें हार्ट और डायमंड पाया जाता है, 2 अलग अलग कैटेगरी होती है 13 की। और जो ब्लैक कार्ड होते हैं उसमें क्लब और स्पेड पाया जाता है, वो भी 2 अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, 13 की।
अच्छा, जो भी एक कैटेगरी है ना उसको सूट बोला जाता है। तो हर एक सूट में ना एक एस, किंग, क्वीन और जैक, ठीक, और 9 कार्ड जो है हमारे 2 से लेकर 10 तक पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से टोटल डिवीज़न हर एक जो है सूट में होता है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं। तो 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक, ये सारे जो कार्ड्स हैं वो क्या हैं, फेस कार्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हेलो दोस्तों मैं नीतीश आपको इस वीडियो में फार्मूले का रिवीजन आपको सिखाऊंगा। ठीक है, पूरा जो है क्लास 10th में जो भी पूछा जाने वाला है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग 3D फार्मूले की बात करेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम में। तो देखो आप क्यूबॉइड दिया गया है। ठीक है, तो क्यूबॉइड जो हमारा एक तरीके से हम जो है बुक का शेप हो गया, मैच बॉक्स हो गया। ठीक, इसमें लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों पाई जाती हैं। अच्छा, अगर हम लेटर सरफेस एरिया की बात करें, मीन सिर्फ वॉल की बात करें, ठीक है, रूफ और जो फर्श है वो हम छोड़ दें, तो वो होता है 2H इंटू एल प्लस बी। और अगर हम टोटल सर्विस एरिया की बात करें तो हमारा होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, वॉल्यूम की बात करें तो L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्यूब का। क्यूब जो होता है हमारा एक आइस क्यूब टाइप का, डाइस टाइप का होता है शेप, जिसमें तीनों साइड बराबर होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होता है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। लेटर सर्फेस के एरिया क्या हो जाएगा, मीन्स वॉल्स 4A स्क्वायर। टोटल सर्फेस एरिया क्या हो जाएगा, 6A स्क्वायर। करेक्ट। अच्छा, अब सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर यानी हमारा जार हो गया, एक ग्लास हो गया, वो हमारा सिलेंडर हो गया, रोलर हो गया, पाइप हो गया। अच्छा, इसमें क्या होता है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, यानी कोई भी चीज़ अगर हमको रैप करनी होगी या फिर पिलर अगर एक तरीके का हो शेप, उसको पेंट करना हो तो किस पोर्शन को पेंट करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। मीन्स अगर हम लोग बात करें कर्व सरफेस एरिया का तो 2πr/h। टोटल सरफेस एरिया की बात करें TS से 2πr/r+h। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो आप, एक हॉलो सिलेंड्रिकल या फिर सर्कुलर सिलेंड्रिकल हॉलो जो दिया गया उसका हमको फॉर्मूला दिया गया। वॉल्यूम इसका होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल एक स्मॉल होगा। एक कर्व सरफेस एरिया 2πr+r इंटू एच, और टोटल सरफेस एरिया होगा 2πr+r इंटू एच प्लस 2πr स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। करेक्ट। नेक्स्ट बात करें कोन का, जो कि टेंट शेप होता है, आइसक्रीम होता है। ठीक है, तो इसमें देखो आप, एक तो स्लैंट हाइट पाई जाती है और एक हमारी वर्टिकल हाइट पाई जाती है। दो अलग अलग हाइट होती है। तो हमको स्लैंट हाइट निकालने के लिए एक फार्मूला भी बताया जाता है, क्या, L बराबर √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। करेक्ट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम की। तो जो उसका वॉल्यूम होता है वो होता है वो हमारा 1/3πr स्क्वायर एच। मीन्स अगर इसको आप याद करने का तरीका ढूंढ रहे हो तो आप देखो कि जो भी आपको सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम। करेक्ट है। चलो नेक्स्ट बात करें कर्व सरफेस एरिया का। इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे हमको कोई चीज़ को पेंट करना हो ना, जैसे अगर हम लोग टेंट बनाते हैं तो उसमें जो कपड़े लगते हैं वो कहाँ लगते हैं, तो जो बाहर का पोर्शन होगा उसी पर, तो वही हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है, जो कि πr/l होता है। करेक्ट। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो πr ब्रैकेट में r+l होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया TS है। अब बात करेंगे स्फीयर का। स्फीयर एक बॉल शेप होता है, फुटबॉल शेप होता है। ठीक, तो इसका वॉल्यूम 4/3πr³, इसका सरफेस एरिया 4πr स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका हेमिस्फीयर की बात करें तो इसका वॉल्यूम 2/3πr³, और सरफेस एरिया 2πr स्क्वायर। अगर हमको एक माउल्ड कह लो आप या गुंबद कह लो वो बनाना है, और अगर हमको उसको कवर करना है तो इसका टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालेंगे तो 3πr स्क्वायर फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो ये पूरा हम लोगों ने कवर करा है। अच्छा, जो आपको चैप्टर में आपने ध्यान दिया होगा कि हमसे हमेशा हर एक क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया पूछते हैं, तो वो टोटल सरफेस एरिया सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर फिगर का नहीं पूछते हैं, वो टोटल सरफेस एरिया आपको सॉलिड का पूछते हैं। हम लोगों ने बहुत बार यूज़ किया है कर्व सरफेस एरिया के फार्मूलों को, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे। ठीक है, बस तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस बार चैप्टर में बात करेंगे सर्कल से रिलेटेड फार्मूलों की। ठीक है, तो देखो आप सर्कल से रिलेटेड में आपको सेकंड के बारे में पूछा जाता है। ठीक, तो सेकंड क्या होता है, एक लाइन जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो कि सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे, तो किसी भी सर्कल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकते हैं। ठीक है, बट एक पॉइंट से केवल 2 टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। करेक्ट। सेकंड्स भी बहुत सारे हो सकते हैं किसी भी टेंजेंट किसी भी सर्कल के। ठीक है,
यहाँ पे देखो आप कुछ रिजल्ट दिए गए हैं। देयर इज नो टेंजेंट टू सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। सर्कल के इनसाइड कोई सी पॉइंट से कोई सर्कल जो है हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक। देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। किसी जो है पॉइंट जो कि सर्कल पर लाई कर रहा है उसे केवल और केवल एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और केवल और केवल दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आउटसाइड द सर्कल पॉइंट से, करेक्ट। अब यहाँ पे अल्टरनेट सेगमेंट की बात करें थ्योरम की, तो देखो अब यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कि ये हमारे जो ये बाहर का एंगल है, जो अंदर का एंगल है, एंगल बी ए क्यू और हमारा ए सी बी दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। फिर एक थ्योरम आपको ये दी जाती है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। दूसरा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। पी क्यू और पी आर यहाँ पे इक्वल होते हैं, जो कि ड्रॉ किए रहते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है। इनके प्रूफ आप देख लोगे। क्लास 9 के कुछ थ्योरम आपके जो यूज़ होते हैं, जैसे लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पिन पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये थ्योरम यानी ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी होता है और इसको इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। फिर कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर आर इक्वल। अगर सेंटर से दोनों जो है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट हैं तो दोनों लेंथ में इक्वल होंगे, ठीक है। फिर कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी, ठीक है। फिर एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, यानी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी। ये वाला जो सर्कल दिया गया है गिवन है, ठीक है। इसके बाद एंगल एट द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, एंगल ए पी बी एंगल ए क्यू बी इक्वल है, ठीक। एंगल में सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, एंगल ए पी बी इज 90 डिग्री, ठीक। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ऑफ द सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180। जैसे एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा 180, एंगल बी प्लस एंगल डी जो होगा वो 180 होगा, ठीक, किसी भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में, करेक्ट। तो बस दैट्स ऑल, इसको रिवाइज कर लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग स्टैटिस्टिक्स का, फार्मूलों का, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर भी आपका काफ़ी गेनिंग होता है। जैसे इसमें आपके कोई क्वेश्चन मार्क्स कटने नहीं हैं, आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, और अच्छे से आप इम्प्लीमेंट करते हो, आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है, मीन्स कैलकुलेशन टेक्निक भी अच्छी है, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं ऐसे, जब मैं खुद देखता हूँ, क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि छोटी छोटी कैलकुलेशन को लेकर बच्चे बहुत पैनिक कर जाते हैं, वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आपको उस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व करना है, और ये नहीं है कि आप तुरंत मल्टीप्लाई करने लग जाओ, तुरंत आप जो ऐड कर दो, कुछ चीज़ें थोड़ा समझो, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन आप कॉम्प्लेक्स कर दोगे तो जो 3 घंटे का टाइम आप वेस्ट कर दोगे, काफ़ी टाइम, ठीक है, तो उसको ध्यान देंगे। यहाँ पे हम लोग बात करें मीन की, तो मीन जो होता है वो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, ये अपने बचपन से पढ़ रखा है, ठीक। जब ग्रुप डेटा होगी तो उसको हम कई मेथड सॉल्व करते हैं, जैसे डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मेथड, ठीक, और हमारा एक और मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जो कि एफ आई क्या होता है फ्रीक्वेंसी, एक्स आई जो कि हमारा ऑब्जर्वेशन होता है। अज्यूमिंग मेथड में क्या होता है समेसन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, डी आई क्या होता है डेविएशन होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 ही मेथड यूज़ करना है, तीसरा हमको स्टेप डेविएशन मेथड यहाँ पे नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसको सिलेबस रिड्यूस है। आगे बात करेंगे हम लोग मीडियन की, तो मीडियन जो होता है अगर नंबर ऑफ हमारे ऑब्जर्वेशन ऑड हैं तो मीडियन हमारा n+1/2 ऑब्जर्वेशन होता है, और अगर हमारे ऑब्जर्वेशन इवन है तो जो मीडियन होता है n/2th प्लस n/2 प्लस n1th सम अपॉन 2 होता है, ठीक। मीडियन का एक और फार्मूला होता है अगर आपको ग्रुपिंग डेटा होती है, जैसे मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, जहाँ पे सी एफ जो होता है वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ये आपको निकालना सिखाया गया होगा, ठीक है। इसके बाद आता है मोड जो होता है L प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2 F1 माइनस FO अपॉन -2 इंटू एच होता है फॉर द ग्रुप डेटा, ठीक। मोड वैसे आपको बताया जाता है कि किसी भी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी जो है ऑब्जर्वेशन की, वही हमारा क्या होता है मोड होता है, करेक्ट। तो ये चीज़ ध्यान देंगे। अच्छा, अब इसके बाद बात होती है एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन 3 अलग अलग जो मेजर सेंटर मेजर टेंडेंसी है, तो मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, करेक्ट। चलो
क्लास मार्क निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। और क्लास साइज निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है। अच्छा, मॉडल क्लास क्या होती है, अ क्लास इंटरवल हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक ऐसा क्लास जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। मीडियन क्लास क्या होती है, क्लास इंटरवल इन विच cumulative फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर दैन द नियरेस्ट टू n/2। n/2 की जो वैल्यू होती है वो उससे जो अधिक जो जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा cumulative फ्रीक्वेंसी जिसकी अधिक होगी उस वैल्यू से वही उसी की जो क्लास होगी, क्लास इंटरवल होगा, उसी को हम लोग मीडियन क्लास बोलते हैं। ठीक है। और ये जो रिजल्ट्स कुछ दिए गए हैं ये आप बचपन से देखते आ रहे हो कि अगर ऑब्जर्वेशन में हम लोग कोई भी चेंज करते हैं ना तो वो टोटल जो मीन होता है उसमें भी वही चेंजेस हो जाते हैं। ठीक, आप प्लस करोगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड जो भी करोगे वो टोटल में चेंज दिखेगा हमें। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर हमने, ठीक है, आप पढ़ चुके हो। ये भी जो इसके बाद 7 नंबर दिया गया वो भी आप फार्मूला जानते हो। ठीक है। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन आप जान जाओ कि रेंज क्या होता है, ये आपने पढ़ा है। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, कोई भी नंबर जो आपकी डेटा दी होती है उसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेंज। ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोड जो होता है ना वो हिस्टोग्राम के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देंगे। और बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। मुझे लगता है कि सारे जो है ये कंप्लीट हो गए हैं। दैट्स ऑल। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल के सभी फार्मूलों का। ठीक है, जो ये काफ़ी हेल्पफुल लगा आपके आने वाले एग्जाम कल के। तो देखो, अब आर की बात करेंगे तो ये कनेक्टेड कर्व होता है किसी भी सर्कल का। सेक्टर क्या होता है, रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई ऑन 1 आर्क। ठीक। सेगमेंट क्या होता है, एक कॉर्ड और एक आर्क से जो है क्लोज सेगमेंट, क्लोज एरिया जो होता है एक कॉर्ड और एक आर्क से, वो हमारा होता है सेगमेंट। ठीक। सेंटर मिड पॉइंट है तो सर्कल होता है कॉर्ड, एक लाइन सेगमेंट जो कि दोनों पॉइंट्स इसके क्या हो, एंड पॉइंट सर्कल पर हो। डायमीटर क्या होती है, हैविंग लार्जेस्ट कार्ड ऑफ द सर्कल इज अ डायमीटर। रेडियस क्या होता है, ठीक, उसके मिड पॉइंट से और सर्कल तक मिलाने वाली जो लाइन होती है वो रेडियस होती है। सेकंड क्या होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करता है। ठीक। टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसा जो है लाइन जो कि सर्कल को एक किसी एक पॉइंट पर टच करता है। ठीक है। इसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr होता है। एरिया क्या होती है, πr स्क्वायर होती है। सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, πr स्क्वायर अपॉन 2 होता है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, 1/4 πr स्क्वायर होगा। ठीक। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाए किसी रिंग का एरिया, जैसे यहाँ पे बनाया गया ना एक रिंग टाइप का, तो वो होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे कैपिटल R बाहर का होगा और स्मॉल r अंदर का एरिया रेडियस होगा। यहाँ पे कुछ और फार्मूले दिए गए हैं, जैसे डिस्टेंस कवर्ड बाय रोटेटिंग व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, यानी व्हील के सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है जो डिस्टेंस एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लिया है। ठीक है। सेगमेंट ऑफ सर्कल, यहाँ पे देखो बनाया गया है एक सेगमेंट का, यहाँ पे फार्मूले भी दिए गए होंगे। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, इसको माइनस कर दो, एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 πr स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ लेंथ ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 × 2πr होता है। करेक्ट। चलो, अच्छा आपसे पूछा जाए कि 1 मिनट में कोई जो मिनट वाली हैंड है वो कितने डिग्री टर्न करती है, तो वो देखो आप यहाँ पे दिया गया 6 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछे कि 10 मिनट में मिनट वाली सुई कितनी डिग्री टर्न करेगी, अगर उसका जो रेडियस होगा 10 सेंटीमीटर दिया हो तो कितना एरिया स्वेप्ट होगा, तो वो आपसे पूछा जाता है। इन फार्मूलों को आप रिवाइज कर लोगे। करेक्ट। फिर आर्स पर बेसिस पूछा जा सकता है आपसे। बस मुझे लगता है यहाँ तक बहुत है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।